हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। आपको पता है कि सोच चैनल पे हमारा जो मोटो रहता है वो रहता है एजुकेशन ओवर मोटिवेशन, और इसी में हमने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपको पता है हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारा मेन यही मोटिव था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सके, सो डेट कि वो स्कैम से दूर रह सके, चाहे वो कंपनी का स्कैम हो या फिर किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का स्कैम हो। सेम उसी तरीके से जो हमारी जो नई सीरीज है, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की, वो सीरीज है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। इसे आप जाके सोच चैनल पे जब आप जाएंगे तो सोच चैनल पे आपने जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे एक प्लेलिस्ट आएगी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, वहां पे जाएंगे आप तो वहां पे ऑलरेडी हमारे 3 एपिसोड आ चुके हैं। फर्स्ट था हमारा इंट्रोडक्शन का, सेकंड था हमारा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने जो क्रिप्टो करेंसी को अगर बैन भी कर दिया तो क्या इससे क्रिप्टो करेंसी को कोई फर्क पड़ेगा, या हमारे हमें केयर करनी चाहिए इस चीज की या नहीं करनी चाहिए। थर्ड मेरा वीडियो था कि क्रिप्टो करेंसी को आना क्यों पड़ा। देखिए, कोई भी हम नॉर्मल कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके पीछे रीजन होता है कि क्या तो पुरानी में कुछ कमियां थी या पुरानी में सुधार की स्कोप था, तो हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये तीनों वीडियो जो हैं आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी डाल दूंगा कि आप ये तीनों की तीनों वीडियोस देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक सीक्वेंस में सारी की सारी वीडियोस आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, अपने आप सेकंड चल जाएगा वीडियो, अपने आप थर्ड चल जाएगा, अपने आप फोर्थ चल जाएगा। तो आज हमारी जो फोर्थ वीडियो रहने वाली है, ये रहने वाली है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी की नीड क्या थी, हमने जान लिया। अब है क्या क्रिप्टो करेंसी, वो आज हम जानेंगे। तो देखिए, ये सीरीज लाने की जरूरत क्या पड़ी। आपको पता है कि इंडिया के अंदर आज के टाइम पे इतने स्कैम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हो रहे जितने कि आज क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। कूड़ा कॉइन या फिर मनी सर्कुलेशन, क्रिप्टो मनी सर्कुलेशन हम बोल सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी मनी सर्कुलेशन हम बोल सकते हैं, ये की जा रही है। इथेरियम, ट्रोन, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करके जो लोग जो ज्यादा इनके बारे में अवेयर नहीं है या जो बिल्कुल अवेयर नहीं है उन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और डेली नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जिनका मेन इंटेंशन 99% जो प्रोजेक्ट हैं उनका मेन इंटेंशन जो आज चल रहे हैं स्पेशली ट्रोन प्लेटफॉर्म पे या फिर इथेरियम के ऊपर, वो सारे के सारे स्कैम है और किस तरीके से वो लोगों को लूट रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सब रोका जा सकता है और इसको रोकने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है एजुकेशन। तो इसीलिए हमने ये सीरीज जो है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट की है। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आपको क्रिप्टो करेंसी का ए टू जेड जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल जाएगी सारी की सारी। इवन काफी हद तक एडवांस नॉलेज भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहिए। इस वीडियो को भी देख रहे हो तो इससे पहले ये पहले के 3 वीडियो देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है और आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और इस पूरी की पूरी सीरीज को जानने के बाद आपको कभी भी कोई भी ना तो आपको कोई क्योंकि थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ये जो चिंदी चोर पहले बोलते थे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनना है तो हमारा कोर्स ले लो, ये सब वही घटियापना अपना कभी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लूटते थे बच्चों को, कभी डिजिटल क्या बोलते हैं एजुकेशन के नाम पे, या कभी डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे। वही सारे के सारे चिंदी चोर ऐसे घटिया लोग इस इंडस्ट्री में भी आने वाले हैं जो आने वाले टाइम में आपको बताएंगे कि ये मेरा कोर्स कर लो अगर क्रिप्टो करेंसी में कमाने हैं 1 करोड़ रुपए। तो इस टाइप के घटिया लोग इस इंडस्ट्री में भी आने वाले हैं। तो मैं आपको अभी से ये चीज बता देता हूं दोस्तों कि एजुकेशन बहुत जरूरी है और आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी हाँ, आप कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आपको जिंदगी में कभी कोर्स करना हो तो वो कोर्स करो जो आपको सिर्फ कोर्स करा रहे हैं। आप जा सकते हैं, आप उडेमी पे ले सकते हैं बहुत सारे कोर्स, या आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं जो आपको यूनिवर्सिटीज के द्वारा कोर्स कराए जा रहे हैं। वो इतने सस्ते हैं कि आप खुद सोचोगे कि यार मैं यहाँ पे बैठे बैठे यूके की यूनिवर्सिटी से जस्ट या यूएस में या कनाडा में कोई भी यूनिवर्सिटी से आप वहां पे वो चीजें कर सकते हो। अगर आपको डिटेल वाला, अगर आपको डेवलप करना है एज ए डेवलपर, अगर आपको बनना है तो डेफिनेटली आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस टाइप के कोर्स आप ले सकते हैं जो पर्टिकुलर मतलब डेवलपर्स के लिए ही जरूरत होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी को जानने से रिलेटेड, तो इस चीज के लिए आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। और कोई भी इंसान आपको नहीं समझा सकता, नहीं बता सकता कि ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दो आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको पता है स्कैमर वही हरकत करते हैं जो नहीं होता है, जस्ट लोगों को लूटने के लिए। तो इस पूरी की पूरी जो हमारी जो सीरीज है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, इसको आप जरूर देखिएगा। आपको कोई भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं होगी और आप इस पूरी की पूरी सीरीज के बाद आप और इतने एजुकेट हो जाएंगे कि आप खुद को भी स्कैम से
दूर रख पाएंगे और दूसरे लोगों को भी आप स्कैम से दूर रख पाएंगे, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का हो या डायरेक्ट सेलिंग का हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी हमारी जो सीरीज है वाइड नेटवर्क मार्केटिंग या ब्यूटीफुल नेटवर्क मार्केटिंग, या अभी हमने जो रिसेंटली जो स्टार्ट की थी नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक्स, वो सीरीज भी आप जरूर देखिएगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी की पूरी सीरीज देखने के बाद आप अपने आप को इतना एजुकेट पाएंगे और ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हर चीज समझाई जाएगी और दूसरों को भी आप एजुकेट कर पाएंगे, सो डेट कि ये स्कैमर्स जो हैं इनसे हम लोगों को बचा सके और लोगों को राइट वे में किस टाइप की करेंसी चूज करनी चाहिए, कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे व्हाइट पेपर रीड करना चाहिए, क्या मैनेजमेंट में देखना चाहिए, क्या किस तरीके से एक प्रोजेक्ट जेन्युइन है या नहीं है उसका एनालिसिस करना चाहिए, वो सारा का सारा इस सीरीज में आपको सीखने को मिलेगा और सब कुछ हमेशा फ्री था, फ्री है, फ्री रहेगा। सोच चैनल पे सारा का सारा जो कंटेंट है वो फ्री ही रहने वाला है हमेशा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ये वाला जो पार्ट है, फिएट करेंसी के साथ प्रॉब्लम क्या थी, जो मैं बता रहा हूं ना, तीसरी वीडियो जो थी हमारी, कि पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंट्रो डिस्कस किया था हमने कि हमारी ये सीरीज आ रही है, दूसरी के अंदर हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तीसरी में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या थी फिएट करेंसी के अंदर या फिएट से पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था उसके अंदर, कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी को आना पड़ा। तो ये वीडियो आप लास्ट वाली जरूर देख सकते हैं, उसकी कुछ 2 स्लाइड्स हैं जो मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोग्राफी है और क्रिप्टोग्राफी किस तरीके से आपको समझना जरूरी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर क्रिप्टो करेंसी को समझना है तो क्रिप्टोग्राफी को समझना होगा। और क्रिप्टोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो देखिए नाम में ही लिखा हुआ है, क्रिप्टोग्राफी इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यूजिंग कोड्स। मतलब इंफॉर्मेशन हो कोई या कोई कम्युनिकेशन आपको करनी हो, उसको अगर आप प्रोटेक्ट करते हैं कोड्स के थ्रू, तो उसको हम और कोर्स के थ्रू कैसे, कि सिर्फ दोज whom द इंफॉर्मेशन इंटेंडेड कैन रीड एंड प्रोसेस इट। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन को आपने प्रोटेक्ट किया, कैसे प्रोटेक्ट किया, आपने कोड्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया और सो डेट कि जिसके लिए इंफॉर्मेशन बनी है, मान लो ये ए है, ए ने क्या किया, ए ने अगर कोई इंफॉर्मेशन बी को प्रोवाइड करनी है तो वो इस इंफॉर्मेशन को कोड्स के थ्रू ऐसे प्रोटेक्ट करें कि इसे सिर्फ बी ही पढ़ पाए और कोई ना पढ़ पाए। तो इसको बोलते हैं एक तरीके से क्रिप्टोग्राफी मेथड बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी से क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो सबसे पहला यहाँ पे आप देखेंगे द प्रीफिक्स क्रिप्ट, जो क्रिप्ट होता है इसका मीनिंग होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ। तो इसलिए इसको क्रिप्ट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज जो होता है वो कोड्स में छुपा हुआ होता है, तो इसलिए क्रिप्ट यूज किया गया। एंड सफिक्स जो है ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है, राइटिंग। तो जो हिडन राइटिंग या हिडन राइटिंग का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हिडन जो मैसेज है या हिडन जो इंफॉर्मेशन है, तो इसको प्रोटेक्ट करना एक तरीके से आप समझते हैं कि को बोला गया क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी मतलब हिडन इंफॉर्मेशन, और वो हिडन कैसे की जाती है, कोड्स के द्वारा। अब मैं इसको आपको एक बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं इसका, कि किस तरीके से क्या बोलते हैं ये वर्क करता है। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, ये फीचर भी मुझे आज यूज करने का मौका मिल ही गया। तो देखिए, मान लीजिए ए है और यहाँ पे हम ले लेते हैं ए ने एक इंफॉर्मेशन देनी है बी को। पुराने जमाने में भी ये यूज होता था, कैसे यूज होता था पुराने जमाने में, मान लेते हैं हम ये है ए बी सी डी एस पी एफ एल ओ एम बी ए एल एम सी एच, ठीक है। अब मान लेते हैं ये ए क्या करेगा, एक इस तरीके का मैसेज पूरा का पूरा लिखेगा और सी को बोलेगा कि भाई सी ये मैसेज बी को पहुंचा दो, ठीक है। ए ने मैसेज सी को दिया और बी तक पहुंचाना है, तो ए चाहता है कि सी इस मैसेज में क्या है उसको बिल्कुल भी ना पढ़ पाए। तो इसलिए पुराने जमाने में क्या करते थे क्रिप्टोग्राफी में, ऐसे एक पेपर पे कुछ भी लिख देते थे और इसको रीड करने के लिए एक दूसरा पेपर होता था जो जिसका एक्सेस होता था सिर्फ, जैसे वो इस तरीके का एक पेपर है जिसमें ऐसे होल्स हैं। तो ये पेपर जो है ये सिर्फ ए के पास है और बी के पास है।
तो अब क्या है, सी इसने इसको देखा, सी को समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है। सी के लिए तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से एक ऐसा मैसेज जिसे वो रीड नहीं कर सकता। वो बी को ये मैसेज जैसे ही पहुंचाएगा, जैसे ही बी के पास ये जाएगा, तो बी क्या करेगा, इस पेपर को उठाएगा और इसके ऊपर रख देगा, और ये ऊपर रखते हुए बाद सी को क्या दिखेगा, SOCH। तो इसका मतलब ए ने अगर बी को एक मैसेज देना है, सोच कि भाई सब्सक्राइब कर लो उसको, हाँ, तो तो वो नहीं चाहता कि जो ये सोच मैसेज है ये सी को पता लगे, तो उसने क्या किया, इस तरीके से एक चीज लिखी। और इसको सिर्फ बी कैसे पढ़ सकता है, या ए ने कैसे इसको लिखा, ए ने इस पेपर को लिखा, इसमें लिख दिया होगा SOCH, और बाकी पूरा का पूरा जो बाकी उधर में बाकी में कुछ भी लिख दिया, क्योंकि उसको पता है कि बी तो सिर्फ ये वाला ही हिस्सा इस पेपर का पढ़ने वाला है, तो मैसेज डिलीवर हो गया। तो ये एक बिल्कुल साधारण तरीका है क्रिप्टो, मैंने आपको बताया कि क्रिप्टोग्राफी का, कि कैसे पुराने जमाने में मैसेज हिडन तरीके से पहुंचाए जाते थे। आप बहुत बार देखते हो कि पुराने जमाने की बहुत सारी बुक्स मिलती हैं और लोग बोलते हैं पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ में ही नहीं आता। तो वो इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि वो एक बुक तो मिल गई, बट उसको रीड करने के लिए जो दूसरा जो उसका एक उसको डिकोड करने के लिए जो बुक होती या पेपर होगा, वो अभी तक लोगों को नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से वो हिडन मैसेज लोग नहीं पढ़ पाए आज तक, सदियों साल पुराने भी। तो अब आप समझ गए क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्ट मतलब हिडन, ग्राफी मतलब मैसेज, ठीक है। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, स्पेशली ये तीन चीजें, कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है, एंड ब्लॉकचेन क्या है, तब आप क्रिप्टो करेंसी को समझ पाएंगे। तो क्रिप्टोग्राफी हमारा कवर हो गया। अब हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है, पहले जानते हैं कि एक लेजर क्या होता है। लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक और कंप्यूटर फाइल, ये बुक में भी हो सकता है, ये कंप्यूटर फाइल में भी हो सकता है, ऑफ रिकॉर्डिंग एंड टोटलिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मेजर्ड इन टर्म ऑफ मॉनिटरी यूनिट ऑफ अकाउंट बाय अकाउंट टाइप विद डेबिट एंड क्रेडिट्स इन सेपरेट कॉलम एंड ए बिगिनिंग एंड एंडिंग मॉनिटरी बैलेंस इन ईच अकाउंट। अब देखिए सिंपल सी एक चीज हम समझते हैं कि आपको पता है दुकानों में पहले क्या होता था, मुनीम जी होते थे। बिल्कुल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक लेजर है, लेजर मतलब एक खाता बुक है। मुनीम जी एक बैठे हुए, वो उसमें क्या लिखते हैं स्टार्टिंग में, भाई स्टार्ट हुआ, मुनीम जी बोलते हैं महीना स्टार्ट हुआ, हमारे पास 100 रुपए हैं हमारे अकाउंट में। फिर मुनीम जी लिखते हैं कि 60 रुपए इसमें से किसी को खर्च कर दिया, तो मुनीम जी ने क्या लिखा, 100 थे, 60 खर्च हो गए, वापस बैलेंस कितना बचा, 40 रुपए बचा, तो ये आ गया बैलेंस। ये था स्टार्ट, ये था बैलेंस। अब इसमें से मान लो 20 रुपए और खर्च हो गए, तो मुनीम जी लिखेंगे 20 खर्च हो गया, लेकिन इमीडिएट ये भी लिखेंगे कि अब बचा है 20। अब मान लो यहाँ पे 20 और ऐड हो गया, तो मुनीम जी लिखेंगे कि भाई 20 ऐड हो गया और अब टोटल बचा है कितना, 40। तो हमेशा स्टार्टिंग का कितना था और एंड का कितना था, ये खाता बुक में रहता है। तो ये होता है एक तरीके का लेजर, आप समझ लो। और ये सिर्फ पैसे के टर्म में ही नहीं, ये नॉर्मल भी होता है कि मान लो एक ये ए है, इसके पास इतनी बड़ी जमीन थी, ए ने क्या किया, अपने भाई बी को ये इतने जमीन का हिस्सा बेच दिया। और जब ये बेचा, इसका रिकॉर्ड कहाँ रखा गया, पुराने जमाने में कहाँ रखा जाता था, एक मुनीम के पास। और वो मुनीम क्या करता था, रिकॉर्ड में चढ़ाता था कि ए के पास ये जमीन थी और ए ने ये जमीन बेच दी जी बी को, जमीन का इतना हिस्सा। तो मुनीम अपने रिकॉर्ड में ये चीजें चढ़ा देता था। तो इससे क्या होता था कि इसको बोलते थे लेजर, कि एक तरीके से कि कोई भी मॉनेटरी यूनिट ऑफ अकाउंट हो या जो जिसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट वहां पे रखाया जाता है। तो मुनीम भी क्या करता था, पुराने जमाने ऐसे चढ़ाया जाता था जी, ए के पास ये जमीन थी, ए ने बी को चढ़ा दी, तो अब ए के पास जो जमीन बची मुनीम चढ़ाएगा, अब ए के पास जमीन बची जी इतनी, और ये जो जमीन थी पहले जो ए के पास थी, ये ए से अब चली गई जी बी के पास। तो ये होता है हमारा लेजर नॉर्मल। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की क्या पावर है या उसकी क्या जरूरत पड़ी, वो अब आप यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम जैसे लेजर होता है वैसे ही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड आप नाम से समझ गए होंगे कि बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज ए डाटाबेस दैट इज कंसेंसुअली शेयर्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड अक्रॉस मल्टीपल साइट, इंस्टीट्यूशन और ज्योग्राफीज, एक्सेसिबल बाय मल्टीपल पीपल। सिंपल सी एक चीज है, देखो यहाँ पे सिंक्रोनाइज भी लिखा है, शेयर्ड भी लिखा है, कंसेंसुअली, मल्टीपल साइट, इंस्टीट्यूशन, ज्योग्राफीज उनके ऊपर। अब मान लेते हैं, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले इसको समझते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। मान लो मुनीम जी जो थे, हाँ, उन्होंने उनसे ये बुक गुम हो गई, तो क्या होगा, फंस गए, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह लिख के रखा हुआ था। या मान लो एक कंप्यूटर में फाइल थी, वो कंप्यूटर करप्ट हो गया, तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड खत्म। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम, और दूसरा फ्रॉड वाली प्रॉब्लम, वो हम जमीन से समझते हैं। मान लो ए ने क्या किया, अपने भाई बी को जमीन तो बेच दी, बट भाइयों भाइयों में होगी लड़ाई। अब भाई जो है, ए भाई जो निकला वो निकला कमीना, वो क्या चाहता है यार, बी से मैं जमीन नहीं देना चाहता। तो वो क्या कर सकता था, वो मुनीम के पास जाता और मुनीम को बोलता, मुनीम ये जमीन 10 लाख की है, बट मेरे भाई के नाम पे जो ट्रांसफर की थी, ये पेज फाड़ दे, ये पेज दोनों
फाड़ दे और दिखा दे कि कभी ट्रांसफर हुई नहीं है, दोनों पेज फाड़ दे या आग लगा दे इस रजिस्टर्ड के, और ये जमीन मेरे पास ही दिखनी चाहिए, 10 लाख की जमीन थी, ये ले 5 लाख रुपए, 5 लाख तेरे, लेकिन ये पेपर फाड़ दे। और ऐसा होता था और ऐसा इजीली हो सकता है अगर लेजर सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह पे है, और जिसमें क्या बोलते हैं एक सेंट्रल सिस्टम है जो उसके अंदर चेंज कर सकता है जिसका दूसरे लोगों को ना पता लगे। तो एक तो ये कि अगर एक ही सिस्टम से गायब हो गई तो नुकसान, और दूसरा इजीली उसमें फ्रॉड किया जा सकता है। अगर आपने देखा होगा एक तरीके से एसबीआई का जो स्कैम 1991 सीरीज, वहां पे भी आपने देखा होगा कि कैसे एक कॉपी में लिखने की वजह से किस तरीके का फ्रॉड हो जाता था। तो आप समझिए कि पुराने जमाने में जमीनों का रिकॉर्ड में कितनी धांधलीबाजी होती होगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो है वो इसका एक सॉल्यूशन है। अब आप एक चीज समझ लो कि ए जो है, अब एक दुकान का हिसाब है, मान लो ये दुकान का एक हिसाब है। अब ये दुकान में कि 100 रुपए आया, ठीक है, ये और 100 आया था जी, 60 चला गया तो बचा कितना 40, फिर जी 20 चला गया तो बचा कितना 20, फिर जी 20 आ गया तो बचा कितना 40। ये सारा का सारा अगर एक मुनीम जी हैं, मान लो ये एक दुकान, इस दुकान का नाम है ए, इस दुकान का पूरा जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा एक मुनीम जी के पास ना होके, वो क्या है, मुनीम वन, ऐसे से करते मुनीम 15 लाख, समझ रहे हो, 15 लाख प्लस, ऐसे से करके मतलब लाखों मुनीम हो जो इस खाते को मेंटेन कर रहे हो। और ये लाखों मुनीम क्यों मेंटेन करते हैं हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि इनको क्या रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो प्रूफ ऑफ वर्क हो चाहे प्रूफ ऑफ स्टेक हो, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मान लो कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में क्या होता है कि ये जो एंट्री होती है कि कितना आया कितना गया, स्टार्टिंग में कितना था एंड में कितना बचा, और कहां से आया कहां पे गया, ये सिर्फ एक मुनीम वन की कॉपी में नहीं रहता, वरना तो मुनीम पेज फाड़ देगा। या ये हम बात करें तो मुनीम वन के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं रहता कि ए ने बी को जमीन बेची, वरना तो ए क्या, वो मुनीम पैसे लेके ए से पेपर फाड़ सकता है और बी बेचारा जिसकी जो भाई था उसकी जो जमीन थी वो वापस उससे छीन सकती है। तो यहां पे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक मुनीम के पास नहीं जाती, वो लाखों मुनीमों के रिकॉर्ड में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। अब एक चीज देखिए कि हुआ क्या, सिंक्रोनाइज हो गया अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूट एक्सेसिबल टू मल्टीपल, इट अलाउड ट्रांजैक्शन टू हैव पब्लिक विटनेसेस। अब इवन बाहर की पब्लिक भी देख सकती है कि ये ट्रांजैक्शन कहां से कहां हो रही है, किसके पास जा रहा है किसके पास नहीं जा रहा, कौन इसका ओनर है, कि कहां कहां से ये चीजें ट्रांजैक्शन, जैसे ए ने बी को ट्रांसफर किया तो सब जगह, एक तो सब जगह चला गया। अब देखो अगर ए है, ए ने कोई घोटाला करना है तो मुनीम वन के पास जाके घोटाला कर सकता था, बट अब ए को पता लगे भाई 15 लाख से ज्यादा नोड हैं, हाँ लोग हैं जिनके रिकॉर्ड में ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के थ्रू ये जो एंट्री है वो सिंक्रोनाइज हो चुकी है। अब ए में चेंज करके कोई फायदा नहीं है, अगर अब इसके अंदर कोई भी चेंज होना है तो वो हो ही नहीं सकता ए की वजह से, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है कि क्या बोलते हैं, और ब्लॉकचेन में तो कोई चीज डिलीट हो ही नहीं सकती। अगर ए का ने बी को सेल किया तो वो ए ने बी में सेल रहेगा ही रहेगा। ज्यादा क्या हो सकता है कि अगर कोई घपला भी करना चाहेगा तो वो भी एक नया ब्लॉक बनेगा कि ए ने बी को चेंज किया, लेकिन क्या बोलते हैं ये बी से हम वापस ए को गया, बिकॉज कोई भी घपला था, मतलब इसके ऊपर हम बाद में अच्छे डिस्कस करेंगे। बट मेन चीज जो थी आप वो ये चीज समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं कि ब्लॉकचेन, क्योंकि मैं वो चीज एक्चुअली यहाँ पे इसलिए नहीं घुसा क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है व्हाट इज ब्लॉकचेन, तो वहां पे ये मैं इजीली बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे आप एक बस सिंपल एक लॉजिक समझ लीजिए कि अगर एक किताब में है तो पढ़ा जा सकता है, फाड़ा जा सकता है, बट अगर वही 15 लाख किताबों में चढ़ जाए तो आप उसको नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि एक से आपने कर भी दिया तो भी बाकी के 15 लाख के सिस्टम में वहां से कैसे चेंज करोगे। और कोई भी चेंज एग्जिस्ट करने के लिए ना आपको 51% लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है। तो आप एक मुनीम को तो घूस दे सकते हो 5 लाख की, लेकिन अगर यहाँ 15 लाख लोग हैं तो 7,50,000 एक मुनीमों को कहां से घूस दोगे, क्योंकि उनको तो आप जानते भी नहीं होगे कि वो कौन है, और यही पावर है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की। तो अब आप देखो यहाँ पे इट अलाउड पब्लिक भी इसको विटनेस कर सकती है, तो यहाँ पे आपका ये जो फ्रॉड था ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, जैसे इंटरनेट आया था वैसे ही ब्लॉकचेन भी पूरी की पूरी दुनिया को चेंज करने वाली है। दुनिया के अंदर जो इस टाइप पे, और यही रीजन है कि यहाँ पे करप्शन नहीं हो सकता, तो कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि फिएट करेंसी की जगह ये करेंसी आए, बिकॉज आपको हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे फिएट करेंसी को गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है और कैसे लोगों का पैसा 6% पर ईयर के हिसाब से बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कम होता रहता है, लोगों को कैसे फिएट करेंसी लोगों को कैसे गरीब बनाती है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का भी और अलग अलग मैं चारों वीडियोस का भी डाल दूंगा। तो अब देखिए
हुआ क्या, द पार्टिसिपेंट एंड ईच नोड ऑफ द नेटवर्क कैन एक्सेस रिकॉर्डिंग शेयर्ड अक्रॉस द नेटवर्क एंड कैन ओन द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट। तो अब 15 के 15 लाख के पास आइडेंटिकल कॉपी है। एनी चेंजेस और एडिशन मेड टू द लेजर आर रिफ्लेक्टेड एंड कॉपीड इन ऑल पार्टिसिपेंट इन मैटर ऑफ सेकंड एंड मिनट। अब जैसे इन्हें बी को सेल किया ना ये जमीन, विद इन मिनट और सेकंड ये पूरे का पूरा 15 लाख में अपडेट हो गया था कि इन्हें बी को बेच दी। अब आप समझ रहे हो। तो इसके इसलिए यहाँ पे इस टाइप की चीजें नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि हम दो चीजें समझ चुके हैं अभी तक। पहला ये कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, हिडन मैसेज एक तरीके से हिडन इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होती है, हिडन इंफॉर्मेशन है। और उस हिडन इंफॉर्मेशन जो है उसको जो कैरी कर रहे हैं या उसका जो पूरा का पूरा जो जहां पे वो लिखी जा रही है वो लेजर भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, लाखों लोगों के पास है। वहां पे भी हम एक जगह चेंज करके कोई फायदा नहीं है, वहां पे भी चेंज अब नहीं किया जा सकता, कोई फ्रॉड एक्टिविटी नहीं की जा सकती। अब आ जाता है डबल स्पेंड अटैक। ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। डबल स्पेंड अटैक का मतलब पता क्या होता है। मान लो आपके पास 2000 रुपए है, ये 2000 रुपए आपने टॉय टॉय की दुकान पे गए, यहाँ एक 2000 रुपए का टॉय है, और एक फिर आप गए एक क्या बोलते हैं मान लो म्यूजिक की दुकान पे, और यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम आपने लेना है वो भी 2000 रुपए का है। तो आपने क्या किया, 2000 रुपए का टॉय भी खरीद लिया और उसी 2000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम भी खरीद लो। तो क्या ऐसा फिएट करेंसी में पॉसिबल है? पैसे के अंदर नहीं पॉसिबल, क्योंकि जैसे आप 2000 का नोट दे दोगे दुकान वाले को तो अब तो उसके पास आ गया, तो आपके पास बचा ही नहीं 2000 का नोट, तो आप कैसे म्यूजिक सिस्टम खरीद सकते हो। तो डबल स्पेंड मतलब एक ही पैसे को दो बार स्पेंड करना फिएट करेंसी में पॉसिबल नहीं है। ना ही ये किसी कमोडिटी में पॉसिबल है। मान लो आप गोल्ड देना चाहते हो, आपके पास सोना है 2000 रुपए का, तो आपने अगर वो सोना भी दे दिया टॉय वाले को तो अब आपके पास वो सोना भी नहीं बचेगा कि आप दोबारा से उससे म्यूजिक सिस्टम खरीद लो। तो फिएट करेंसी या कमोडिटीज में डबल स्पेंड नहीं किया जा सकता। सेम क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें, क्रेडिट कार्ड से भी अगर आप पे करते हो तब भी आप डबल स्पेंड नहीं कर सकते। मान लो ए जो है उसने क्या किया कि टॉयज वाले बी को पैसा पे करना है, क्रेडिट कार्ड उसने जैसे ही स्वाइप किया तो ए से क्या होगा, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी क्या है वो बी को भेजेगी 2000 रुपए और इमीडिएट ए के अकाउंट से 2000 रुपए माइनस कर देगी। तो अब ए दोबारा से उस 2000 को स्पेंड नहीं कर सकता। तो double spend is a transaction that uses the same input as another transaction that has already been validated on the network। अब ये क्या है, इसको आप बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे जब आप ये नीचे का पूरे दो पैराग्राफ समझेंगे। देखो, व्हेन इट कम टू क्रेडिट कार्ड, थर्ड पार्टी जो बैंक होता है वो गारंटी देता है कि आपका जो मनी है वो ट्रांसफर हो गया वेंडर के अकाउंट में। दिस वे कोई यू गेट नो फर्दर एक्सेस टू द फंड एंड यू कैन नॉट यूज देम ऑन द सेकंड टाइम टू मेक पेमेंट। फिएट में तो भाई फिजिकली दे दिया तो दोबारा कैसे खर्च करोगे। क्रेडिट कार्ड में भी बैंक है जो कि पूरा का पूरा लेजर मेंटेन कर रहा है और बैंक जो है इमीडिएट आपके अकाउंट से वहां से निकाल के दूसरे के अकाउंट में डाल देता है, तो आपके अकाउंट में बचता ही नहीं, तो आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, या अगर हम बात करें कि ब्लॉकचेन की बात करें, वहां पे ये इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि देखो, ब्लॉकचेन का तो आइडिया ही है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, तो क्योंकि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, तो होता क्या है कि ना तो कोई बैंक है वैलिडेट करने के लिए, और ना ही ये फिजिकल है कि आपने किसी को दे दिया तो उसके पास रुक गया। तो इस इशू की वजह से कि डबल स्पेंड एक तरीके से ना हो, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर डबल स्पेंड हो सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर स्पेशली, बिकॉज हमने क्या बताया, ये तो लेजर है कि ए से बी को गया, बी से सी को गया, सी से डी को गया, डी से ई को गया। अब ये लेजर में पैसा भी हम बोले या फिर कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी बोले, लेजर है। तो अब ये जो कॉपी पूरी की पूरी आई, मान लो अब ये ए के पास कॉपी आई, हाँ, अब ए क्या कर सकता है, ए के पास है अब ये डिजिटल फाइल, ए क्या कर सकता है, बहुत इजीली इसकी कॉपी बना सकता है सेम इसी की, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके लिए पब्लिक के पास अवेलेबल है, तो बहुत इजी है इसकी फाइल को डुप्लीकेट करना। इसी फाइल का एक डुप्लीकेट फाइल इन्हें बना के क्रिएट कर लिया। अब ए क्या करेगा, टॉयज वाली दुकान पे भी जाने की सोचेगा कि टॉयज वाले पे फाइल ए भेज दूंगा और फाइल 1 भेज दूंगा और फाइल 2 जो है वो भेज दूंगा कहाँ पे, म्यूजिक वाले पे, और क्या करूंगा, दोनों जगह से सामान ले लूंगा। है मेरे पास 2000 रुपए, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए की क्रिप्टो करेंसी है, बट वो दो जगह इसको यूज करने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ना तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, बैंक है कि वो जैसे ही यहाँ से टॉय पे यूज करे तो उसका पैसा यहाँ से काट दे, और ना ही ये फिजिकल है कि टॉयज वाले के पास पहुंच गया तो टॉय वाले को ये पता लग जाए कि अब ये फिजिकल कॉपी किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो डिजिटल कॉपी है। तो ये होता है डबल स्पेंड अटैक। देखिए, ये फिएट करेंसी में पॉसिबल नहीं है, क्या बोलते हैं, गोल्ड वगैरह मतलब कमोडिटी में पॉसिबल नहीं है, क्रेडिट डेबिट कार्ड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन में ये पॉसिबल
है, क्योंकि एक ही फाइल को कॉपी करके दो जगह भेजा जा सकता है। बट डरने की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बिटकॉइन को या आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को दो बार यूज कर सकते हो, आप बिटकॉइन को दो बार यूज नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से उन्होंने मैकेनिज्म यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे बैंक जो है वो नहीं होते, यहाँ पे फिजिकल नहीं होता, बट यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, उनके थ्रू ये और इवन जो हमारा क्या बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी जो हम यूज करते हैं, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि इसके थ्रू कंप्लीटली सेफ होता है। डबल स्पेंड अटैक जो होते हैं वो नहीं मतलब हो सकते क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के अंदर, सॉरी बिटकॉइन के अंदर। आप एक चीज समझिए कि वो पॉसिबल है ब्लॉकचेन के अंदर, बट क्रिप्टो करेंसी जो है वो उन्होंने इनका सॉल्यूशन ऑलरेडी जनरेट कर रखा है। ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज के पास इसका सॉल्यूशन है, तभी वो एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वो डबल स्पेंड को नहीं होने देती। और यही रीजन है कि क्या बोलते हैं जो अच्छे क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि वो डबल स्पेंड जो है वहां पे ना हो पाए, कि ऐसा ना हो कि किसी इंसान के पास एक क्रिप्टो करेंसी है और उसको वो देके 10 जगह पे देके सामान खरीद रहा है, तो ये चीज ना हो पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो क्या बोलते हैं हमारा कमोडिटी हो, चाहे वो हमारा क्या बोलते हैं फिएट और कमोडिटी हम फिर भी बोल सकते हैं कि हाँ तो प्रैक्टिकली वैसे ही इम्पॉसिबल है, लेकिन वो हमारे क्रेडिट और डेबिट में भी ना हो, इसलिए बैंक जो होता है वो पूरा का पूरा लेजर मेंटेन रखता है। सेम उसी तरीके की जो लेजर है वो ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो करेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यूज करते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की वजह से ये जो डबल स्पेंड जो अटैक है इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको हम और आगे डिस्कस मतलब किस तरीके से होता है ये हम आने वाले वीडियोस में बहुत डिस्कस अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी तक हमारे जो ये तीन जो कंसेप्ट हैं ये क्लियर हो चुके होंगे क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए। जो जरूरी है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है, डबल स्पेंड अटैक क्या होता है। अब आप समझिए क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब आपको पता भी लग चुका, ऑलरेडी आप सब लोगों को पता लग चुका है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अब आप देखिए कि सिंपल सी लैंग्वेज क्रिप्टो करेंसी है क्या। और जो भी मैं अगर कहीं से भी मैं कंटेंट यूज करता हूं तो मैं उसका सोर्स जो है हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं कि मैं कहां से किस स्लाइड पे मैंने कहां से सोर्स यूज किया है, अगर मैं कहीं से भी रेफर करता हूं तो। ठीक है, अब आप देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या है। देखिए एक क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। अगर मैं पहले ही एक अगर डेफिनेशन डाल देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो अब आपको पता है, अच्छा क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो सिक्योर्ड बाय होती है हिडन इंफॉर्मेशन। अब कितना इजी लग रहा है, विच मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफिट और डबल स्पेंड। अब क्या बोलते हैं इस यहाँ पे क्या बोलते हैं ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक तरीके से नियरली इम्पॉसिबल है डबल स्पेंड उसका होना। अब आप बोलोगे डबल स्पेंड क्या, अच्छा मतलब क्रिप्टो करेंसी जो है इसको क्या बोलते हैं एक तरीके से दो बार खर्च नहीं किया जा सकता। समझ गए, बिल्कुल इजी है, दोनों चीजें क्लियर होगी, क्रिप्टोग्राफी क्लियर हो गया, डबल स्पेंड क्लियर हो गया। मैनी क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, मैनी क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज है, मतलब वहां पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, जैसे गवर्नमेंट नहीं है या फिर कोई बैंक नहीं है, और एक तरीके से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या, ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इन्फोर्स्ड बाय ए डेस्परेट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे मैंने बताया था ना कि 15 लाख मुनीम, अब वो 15 लाख मुनीम एक्चुअल में तो फिजिकल हो गया, लेकिन बेसिकली मुनीम का काम क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में कौन करते हैं, कंप्यूटर्स करते हैं। तो कंप्यूटर्स एक तरीके से डिस्पेरेट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो इन्फोर्स करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को। तो ये है क्रिप्टो करेंसी। समझ गए आप, क्रिप्टो करेंसी सिंपल कुछ नहीं है, हिडन इंफॉर्मेशन को अगर हिडन इंफॉर्मेशन हो, डबल स्पेंड से बचाया जा सके जहां डबल स्पेंड पॉसिबल ना हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो जहां कोई सेंट्रलाइज बॉडी ना हो जो उसको मैनिपुलेट कर सके या फिर उसको एक तरीके से वेरीफाई भी करे। ये सब कुछ कैसे किया जाता है, अगर सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है तो उसका काम कैसे किया जाता है, डिसेंट्रलाइज तरीके से, कैसे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के थ्रू। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा क्या है। बाकी आप नीचे थोड़ा और देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज दैट दे आर जनरली नॉट इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। इनको कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो है इशू नहीं करती। जैसे आईएनआर जो है हमारे इंडिया की करेंसी, उसको कौन इशू करता है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है उनको कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इशू नहीं करती, बल्कि वो तो इसको बैन करना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि बार्टर सिस्टम की जो अच्छाइयां थी और फिएट करेंसी की जो बुराइयां थी वो दूर करती है क्रिप्टो करेंसी। तो देखिए इसलिए क्या बोलते हैं, तो अभी जो कोई भी गवर्नमेंट है वो
नहीं चाहती कि क्रिप्टो करेंसी प्रमोट हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि फिएट करेंसी ही रहे, बिकॉज फिएट करेंसी की जो कमियां हैं वो गवर्नमेंट की ताकत है कि इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर अब रेंडरिंग देम थ्योरेटिकली इम्यून टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड मैनिपुलेशन, इसलिए गवर्नमेंट इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकती जैसे फिएट करेंसी को करती है, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब क्रिप्टो करेंसी फेस क्रिटिसिज्म, देखो बहुत क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि ये इलीगल एक्टिविटी में यूज हो सकती हैं, एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, वनरेबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरलाइंग देम, हाउएवर दे आर आल्सो बीन प्रेज्ड फॉर देयर पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट, ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए इन चीजों को बड़े सिंपल में समझते हैं। इलीगल एक्टिविटी, एक चीज बताओ, जो लोग बोलते हैं कि जी क्रिप्टो करेंसी ऐसा है कि कोई एक ए ने बी को भेज दिया और किसी को पता ही नहीं लगा, गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगा कि ए ने बी को ट्रांसफर भी कर दिया, तो ये तो गलत है। ऐसे तो मान लो किसी ने अगर ड्रग खरीदने हैं, तो ड्रग खरीदना, अगर मान लो ए ने बी से ड्रग खरीदना और उसको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट दे दे, तो ये तो इलीगल एक्टिविटी में यूज हो गया। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि इलीगल एक्टिविटी में ड्रग हो या कोई भी लीगल एक्टिविटी, वो तो फिएट करेंसी में भी की जा रही है। अगर क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद इलीगल एक्टिविटी जन्म देती तब तो हम बोल सकते थे, लेकिन इस कोई भी जो इलीगल एक्टिविटी है, ड्रग खरीदना हो या कोई भी क्या बोलते हैं पैसा हवाला के थ्रू बाहर भेजना हो, वो तो फिएट करेंसी में भी हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि फिएट करेंसी में वो चीज नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं ये सही है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। अब उसके लिए पैसा ट्रांसफर फिएट में भी हो रहा है और नो डाउट आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी में भी हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन अगर आप फिएट करेंसी को उसकी वजह से बैन नहीं करते, तो आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे बैन कर सकते हो? अगर गवर्नमेंट बोलती है कि इलीगल एक्टिविटी होती है, तो वो तो फिएट करेंसी में भी होती है। अब आप इसको बैन नहीं कर रहे, तो आप फिर क्रिप्टो करेंसी को क्यों बैन करने की सोच रहे हो? जस्ट बिकॉज ये फिजिकल है इसलिए, और ये डिजिटल है इसलिए। तो इसके और जो करोड़ एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी के ओवर फिएट करेंसी, जहां पे आप इतने सालों से लोगों को फिएट करेंसी इशू करके उन्हें हर साल 6% की दर से गरीब बना रहे हो, वो उसके बारे में कौन बात करेगा? ये भी तो एक इलीगल एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट कर रही है इतने सालों से लोगों के साथ। उसके ऊपर आपको, क्योंकि गवर्नमेंट इलीगल एक्टिविटी कर रही है, फिएट करेंसी को यूज करके लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है कि पता ही नहीं कितनी करेंसी है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोगों को पावर दे रही है कि वो इस मैनिपुलेशन से बच सके, उसमें गवर्नमेंट एक छोटा सा इशू कि इलीगल एक्टिविटी में यूज हो जाएगी और इसलिए इसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इससे कुछ भी इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम एक्सचेंज वोलेटिलिटी, ये स्टार्टिंग है अभी, क्योंकि लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का समझ रहे हैं, इसलिए वोलेटिलिटी रहेगी और ये हर जगह पे रहता है। जब स्टार्टिंग में आईपीओ आए थे तो वहां पे भी ये रेगुलरिटीज या वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती थी शेयर मार्केट के अंदर। बाद में सेबी आया, बाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की ने एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया इस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए। तो जो वोलेटिलिटी है ये डेफिनेटली अभी है, लेकिन क्या बोलते हैं, ये धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों के अंदर से फियर खत्म होगा और एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तो धीरे धीरे वोलेटिलिटी भी खत्म हो जाएगी। एंड वनरेबिलिटीज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरलाइंग देम, तो अगर हम इसकी बात करें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनको बिल्ड कर रहा है उसका भी मतलब पता नहीं है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आजकल। हाँ, एक्सचेंज के रूप में हम बोल सकते थे, एक्सचेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इसी के लिए क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, आजकल तो एक्सचेंज भी डिसेंट्रलाइज्ड आ गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को क्या बोला जाता है, DEX। तो जब क्या किया गया, आपको लगता है क्या बोलते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड कर रहे हैं, एक्सचेंज कुछ घपला कर सकता है? कोई बात नहीं जी, हमने अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बिल्ड कर लिया क्रिप्टो करेंसी ने या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों ने। तो अब ये सब जो छोटे मोटे इश्यूज हैं ये मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि अब एक्सचेंज तक डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जो आप खुद भी यूज करते होंगे, और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, क्या एक्सचेंज कैसे वर्क करते हैं, उसके ऊपर भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन उनको प्रेज भी किया जाता है उनकी पोर्टेबिलिटी के लिए। आपने एक सेकंड में आप यहाँ से इंडिया से अमेरिका में भेज सकते हो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसे। डिविजिबिलिटी, आप एक करेंसी का पॉइंट, अगर आप ₹1 का पॉइंट, अगर कोई बोले मुझे एक पैसा दे दो, तो आप शायद आज नहीं दे पाओगे क्योंकि एक पैसा बैन हो चुका है। लेकिन आप डिविजिबिलिटी मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी को एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, तो आप किसी को फ्रैक्शंस ऑफ बिटकॉइन भी दे सकते हैं। फिर इन्फ्लेशन रेजिस्टेंस, जैसे हमने देखा था फिएट करेंसी के अंदर, जो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था
क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वर्क नहीं करता, क्योंकि ये फिएट करेंसी है। हर साल 6% के रूप में दुनिया को बेवकूफ बना के फिएट करेंसी दुनिया को गरीब कर रही है हर साल 6% के रूप में। तो वो चीज यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ डिमांड एंड सप्लाई लोगों को पता है, सॉरी यहाँ पे टोटल सप्लाई हमें पता होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो रूल में आती है, और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो को ये रेसिस्ट कर पाती है। और ट्रांसपेरेंसी आपको पता ही है कि जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, पूरा का पूरा ब्लॉकचेन है, वो एक्सेसिबल होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यूज होता है। तो ट्रांसपेरेंसी की तो मतलब अगर हम बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा यहाँ पे है ही। लास्ट में हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो देखो एडवांटेज ही एडवांटेज है जी, मैं आपको क्या बताऊं। सिंपल एक चीज समझ लो कि क्या बोलते हैं, बहुत इजी है दो पार्टियों के बीच में फंड को ट्रांसफर करना। किसी थर्ड पार्टी बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चार्ज भी करते हैं। और ट्रांसफर जो है वो सिक्योर्ड होता है कंप्लीटली क्रिप्टोग्राफी की वजह से। आपको पता ही है क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, इसलिए बिल्कुल कंप्लीटली सिक्योर्ड होता है बाय यूजिंग पब्लिक कीज एंड प्राइवेट कीज। एंड पब्लिक की एंड प्राइवेट की क्या होती है ये भी हमारे आने वाली वीडियोस में आपको पता लग जाएगा। एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंसेंटिव लाइक प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। कैसे प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक भी जो है वो हेल्प करता है इनको मोर सिक्योर बनाने में, इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को। एंड इवन डबल स्पेंड जो अटैक है उसको भी कैसे मतलब एक तरीके से हम बात करें कि कैसे उसको एलिमिनेट करता है, ये भी हम आने वाले टाइम में जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अब क्या बोलते हैं इसकी अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, क्योंकि देखो आप अगर नॉर्मली अगर आप फंड ट्रांसफर करते हो तो एक बहुत ज्यादा फीस जो चार्ज होती है, स्पेशली अगर एक देश से दूसरे देश में भेज रहे हो, जो बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो चार्ज करते हैं वायर ट्रांसफर के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हो वायर ट्रांसफर के अंदर, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे बहुत मिनिमल फीस के अंदर आप ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। हाँ, इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो लोग कई बार बोलते हैं इसका जो सेमी एनोनिमस जो नेचर है क्रिप्टो करेंसी का, वेल सुटेड टू होस्ट इलीगल एक्टिविटीज। जैसे बहुत बड़ी एग्जांपल होता है, ए ने अगर ड्रग खरीदना है बी से, तो ए क्या करेगा, क्रिप्टो करेंसी में पैसा दे देगा, बी फिर उसको ड्रग भेज देगा, तो इलीगल एक्टिविटी में हो सकता है। तो आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बताओ ना कि ड्रग तो फिजिकल है, ड्रग तो क्रिप्टो का ड्रग तो जो है वो तो एक डिजिटल फाइल ही है ना, वो तो फिजिकल है। तो आप अपने सिस्टम को इतना मजबूत होना हो कि फिजिकल फॉर्म में कोई कैरी ही ना कर पाए, क्या बोलते हैं ड्रग को, ना कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी के आप ऊपर आप रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करो। तो हाँ, इलीगल एक्टिविटी में क्या क्रिप्टो करेंसी यूज होता है? होता है। क्या हो रहा है? हो रहा है। क्या आगे भी होगा? हाँ होगा। लेकिन सेम तरीके से क्या फिएट करेंसी वो यूज नहीं हो रही इलीगल करेंसी में? वो हो रही है इलीगल एक्टिविटीज में, ड्रग खरीदने के लिए। हाँ हो रही है, पहले से हो रही है, पहले से हो रही है, आगे भी हो रही है, आगे भी होगी। और क्या बोलते हैं ये और सेम। तो इसका मतलब क्या है कि जब क्रिप्टो करेंसी में वो सारी की सारी चीजें आप बता रहे कि इलीगल एक्टिविटी होती है, वही सारी की सारी चीजें अगर ऑलरेडी फिएट करेंसी में भी हो रही हैं, तो ये कोई क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज नहीं है, ये जस्ट जरूरत है, इसको रोका जा सकता है। जो फिजिकल चीज है उसको, चाहे वो ड्रग हो चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको उसकी मूवमेंट पे रोक लगा के वहां पे स्ट्रिक्टली चेकिंग करके। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इलीगल एक्टिविटी में जो हम बोलते हैं यूज होता है, लेकिन हाँ इस पॉइंट को डिसएडवांटेज में जरूर रखना चाहिए कि इलीगल एक्टिविटी में यूज हो सकता है, लेकिन ये डिसएडवांटेज फिएट करेंसी का भी है, हमें ये भी याद रखना चाहिए। सच एज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन, ये चीजें बोली जाती हैं। लेकिन ये चीजें भी कैसे, टैक्स इवेजन की अगर हम बात करें तो कैसे, ये भी एक तरीके का मिथ है। कैसे गवर्नमेंट जानबूझ के बताती है कि लोग टैक्स इवेजन कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी वजह से, इसलिए हम नहीं चाहते कि करेंसी है, ये अपने आप में एक मतलब झूठ है। इसको हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे क्रिप्टो करेंसी से हमें डायरेक्टली दिखता है कि इन्हें बी को पैसा भेज दिया, कितनी कमाई हुई हमें तो पता ही नहीं लग रहा। लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि एक्चुअल जो गवर्नमेंट की कमाई है वो इस यहाँ से नहीं आती। गवर्नमेंट की कमाई का जो रियल रीजन है, जहां से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, वो अलग सोर्स है, और उस पे क्रिप्टो करेंसी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर मेरा एक डिटेल में वीडियो आने वाला है, इसी सीरीज में आएगा, तो सीरीज सारी की सारी आप जरूर देखना और सभी के साथ शेयर भी करना। अगला जो वीडियो है वो हमारा रहने वाला है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, तो इसको आप जरूर देखिएगा। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर इफ यू केयर, सो डेट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरा का पूरा ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी जो है इसके बारे में नॉलेज मिल सके, और वो दूसरे लोगों को भी एजुकेट कर सके इन वीडियोस को शेयर करके, सो डेट कि लोग स्कैम से एंड स्कैमर्स से बच सकें। और अगर आपका भी इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने का या क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने का, तो भी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं हमारी पूरी की पूरी सीरीज को जरूर देखिए। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं या आप जॉब करते हैं
या आप स्टडी करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, तो आपको एक चीज जस्ट वही कि देखिए, एक जगह होता है जहां पे टाइम इन्वेस्ट किया जाता है, एक जगह होता है जहां पे मनी इन्वेस्ट किया जाता है। तो चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, यहाँ आपका मनी इन्वेस्ट होना चाहिए, टाइम नहीं। टाइम आप वहां इन्वेस्ट करो जहां से आप मनी कमाते हो। टाइम आप लगाओ अपनी जॉब पे, बहुत ज्यादा मेहनत करो। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो ज्यादा इन्वेस्ट कब कर पाओगे? जब आपकी जॉब में आपकी ज्यादा प्रोग्रेस होगी। तो जॉब में ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसा कमाओ, ताकि ज्यादा पैसा चाहे वो शेयर मार्केट में डाल पाओ या क्रिप्टो करेंसी में डाल पाओ। डायरेक्ट सेलर हो तो डायरेक्ट सेलिंग में टाइम दो, अपना पे आउट बढ़ाओ, और फिर उसका 5-10% जितना भी डालना हो वो डालो। आप इन्वेस्ट करो, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे क्रिप्टो करेंसी करो। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत अच्छी जल्दी से जॉब लगे आपकी। या पढ़ाई के साथ आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करो, या पढ़ाई के साथ डायरेक्ट सेलिंग करो तो डायरेक्ट सेलिंग करो। यहां से इनकम जनरेट करके उसको फिर इन्वेस्ट करो, चाहे शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में। बिजनेस करते हो बिजनेस करो, साथ में इन्वेस्ट करो क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट में। तो मैं देख रहा हूँ लोग लोग उल्टा कर रहे हैं, इन सब जगह पे फोकस छोड़ के यहाँ फोकस लगा के बैठे हैं, जहां आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। रेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप आपके ऊपर नहीं है ना वो प्रोजेक्ट कैसे रन कर रहा है। तो यहाँ आप अपना टाइम प्लीज मत दीजिए, यहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, टाइम अपना अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन कौन से एक्सचेंज हैं जो अच्छे एक्सचेंज हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अच्छे अच्छे कुछ एक्सचेंजेस का भी लिंक डाल रहा हूँ। वहां से जाके आप उन एक्सचेंजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे अपना केवाईसी कंप्लीट करके अपना प्रोफाइल रेडी कर सकते हैं, सो डेट कि आप बैंक्स के थ्रू डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर पाए। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो सब लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे अपना प्यार देते रहिए। और मिलते हैं अगली बार किसी अच्छे टॉपिक बात करेंगे, किसी नए टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।